लो टेनिस बॉल मान लो, तो दो बॉल ले लिए और दोनों बॉल एक दूसरे से टकराया, जस्ट सेकंडों में टकरा करके फिर अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे मारेंगे टक्कर होगा अलग हो जाएगा, या नीचे फेंके नीचे से टक्कर हुआ जस्ट सेकंडों में ऊपर हो गया क्या? तो वेरी लेस टाइम में कोई भी चीजों का क्या होता है, आपस में टकराना यानी कि आपस में कोलाइड करना, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन। बात समझ में आया क्या? अब कोलिजन होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि अगर मान लेते कोलिजन हुआ, दोनों बॉल टकराए और अलग हो गए, दोनों बॉल में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ऐसे कोलिजन भी होंगे। कुछ कोलिजन ऐसे होंगे जिसमें एक कोलिजन हुआ, एक टूट गया और एक को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि मान लो शीशे का बॉल और एक तरफ से आयरन का बॉल ले लो, आयरन वाले बॉल से शीशे वाले को टकराओगे, शीशा वाला टूट जाएगा और आयरन वाले को कुछ नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या ऐसा कोलिजन, आटे का दो बॉल ले लो, वो आटा जानता ना, घर पे रोटी बनाया जाता है, तो आटे का दो बॉल ले लो और दोनों को टकराओ, क्या होगा? आपस में दोनों चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? अब चिपक जाएंगे तो उसका केस अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? एक में टूट गया तो उसका केस अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? एक में दोनों को सेम टाइप से टक्कर मारे, दोनों में से किसी का कुछ नहीं हुआ तो उसका अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे टाइप के कोलिजन होते हैं जिसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। किसी में मटेरियल, किसी में उसका पूरा काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो जाता है, किसी में उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बर्बाद होता है, किसी में उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है जीरो हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस टाइप के हम लोगों को सोचना है कि कोई भी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन का मतलब टकराना, जैसे बस को ट्रक से टकरा गया, बस को बाइक से टकरा गया, हेवी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ऑब्जेक्ट टकराएगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन ये कोलिजन जो होता है बहुत टाइम के लिए होता है कि जस्ट सेकंडों के लिए होता है, जस्ट सेकंडों के लिए होता है, बस हुआ और खत्म। उतने में एक अब देखो कोई भी चीज किसी चीज से टकराता है ना, तो जस्ट सेकंडों में अगर कोई चीज होता है तो उतने में वेरी हाई इंपल्सिव फोर्स लगते हैं उस बॉडी के ऊपर में। जैसे कोई बॉडी नीचे गिरा, एक बॉल समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमसे पूछा जाएगा क्या क्या चीजें, कि कोई बल्ब अगर नीचे गिरता है तो क्या कंडीशन होता है, कोई बल्ब के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकता है, कैसे वो आपस में दोनों टकराएगा, सामने सामने टक्कर होगा या एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है फिर कहीं पे टक्कर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कोलिजन होंगे ना, उन सब के बारे में हमें प्रॉपर्टीज और उसके बारे में डिस्कस करना है। दिस इज रिलेटेड टू द आवर कोलिजन थ्योरी। समझ में आया क्या? तो लिखेंगे पॉइंट बनाकर करके पहले इसके बारे में। द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन among bodies, among among bodies involving exchange of momentum, involving exchange of momentum in a short interval of time, exchange of momentum in a short interval of time is called collision, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन bodies may or may not during collision bodies may or may not bodies मतलब बहुत सारे बॉडी, एक थोड़ी होंगे, दो मिनिमम तो चाहिए कोलिजन होने के लिए। तो बॉडीज may or may not come into physical contact, इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि सारे कोलिजन जो होंगे उसके अंदर में दोनों के दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तभी होंगे। कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो फिजिकल कांटेक्ट में ना भी आते हैं फिर भी कोलिजन हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर में मान लेते हैं कोई कोलिजन हुआ तो वो इंटरेक्शन जो होगा उसके अंदर में न्यूक्लियर फोर्स के कारण होगा, उसमें कांटेक्ट ना भी होगा तब भी हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब जानते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन के लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो फिर बताते हैं। इन द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल with nucleus due to Coulombic due to Coulombic repulsive force a particle is scattered, scattered होगा ना, scattered always without any physical contact, scattered always without any physical contact, scattered always without any physical contact। देखो न्यूक्लियस के अंदर में कोई भी पार्टिकल अगर जाकर करके उसे कोलाइड करता है ना,
तो उसके अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दूसरे पार्टिकल जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव में होते हैं, न्यूक्लियस जगह पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल आता है, कुछ अल्फा पार्टिकल ऊपर भाग जाता है, और एक अल्फा पार्टिकल उधर टकराता नहीं है, दोनों के बीच में टक्कर नहीं होता है और वापस आ जाता, तो फिर भी उनके बीच में तो कोलिजन तो हुआ, तभी तो वो वापस आया रिपल्सिव फोर्स के कारण। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट वाला कोलिजन बोलते हैं। नहीं आया समझ में? क्या आया? थोड़ा बहुत आया क्या? एक कोलिजन होता है जिसके अंदर में दोनों के दोनों फिजिकल कांटेक्ट होंगे, वो नॉर्मल केसेस होंगे। एक कोलिजन होंगे जिसके अंदर में क्या होंगे, न्यूक्लियस पे बम्बार्डिंग कराते हैं, तो वहां पे जो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। एग्जांपल में तुम लिख सकते हो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हो इसके भीतर। ठीक है, समझ में आया क्या? अब फिजिकल कांटेक्ट वाला तो अभी पढ़ना ही है, तो ज्यादा डिस्कस करते नहीं उसके बारे में। अब लिखो टाइप्स ऑफ कोलिजन। आज बहुत थ्योरी पार्ट है सारे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। नींद आ रहा है तुम लोगों को ना, तो आंख उठो लिया करो सब कुछ। टाइप्स ऑफ कोलिजन में लिखो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन of collision, based on direction of motion of collision, they are classified into, based on direction of collision they are classified into two categories. They are classified into two categories. फर्स्ट लिखना हेड ऑन कोलिजन, HEAD, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो गया क्या? ब्रैकेट में लिख लेना वन डायमेंशनल, हेड ऑन कोलिजन ब्रैकेट में लिख लेना वन डायमेंशनल। सेकेंड लिखना ऑब्लिक कोलिजन, OBLIQUE, ऑब्लिक कोलिजन। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। मतलब समझ में आया? हेड ऑन ना समझ में ही आ रहा है, हेड ऑन मतलब आमने सामने। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आमने सामने का टक्कर होगा तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? हेड ऑन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसे कहीं पे भी टक्कर हो गया, तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? जैसे अब ट्रक का बाइक से कोलिजन हुआ, अगर आमने सामने हुआ तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ट्रक सीधे जा रहा है, बाइक थोड़ा सा बच के निकलने के कारण कोलिजन होगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन होना तो है। ट्रक से अगर हुआ है तो वो कहानी खत्म तो होना ही है, एक ट्रक है, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट हेडिंग डालिए, हेड ऑन कोलिजन। नहीं नहीं, मतलब कि टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, बस देखो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के अंदर में क्या होता है, जैसे कि एक हमारे पास में है और दूसरा बॉडी से कोलाइड किया। बात समझ में आया क्या? तो देखो दोनों बॉडी के बीच से एक लाइन पास कर रहा है क्या। सपोज करो एक बॉडी इधर से आया और इससे टकराया, दूसरा बॉडी भी थोड़ा धीरे होगा चल रहा होगा, पीछे से आके टकरा गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो? एक मान लेते हैं कि 10 के स्पीड से चल रहा होगा, एक 20 के स्पीड से आया, टक्कर मार दिया। अब जब टक्कर मारा तो दोनों का सेंटर से जो पास करने वाला लाइन होगा, दोनों के सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कहां पे हुआ? और सेमी लाइन में दोनों का मोशन है, तो इसका नाम दो चीजें होगा, एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। बात समझ में आया क्या? दूसरा, अगर इस सेमी लाइन में दोनों मूव भी कर रहा है, सेमी डायरेक्शन में ही भी, और दोनों, तो इसको भी लाइन ऑफ मोशन भी बोलेंगे। नहीं आया समझ में क्या? लाइन ऑफ मोशन समझ में आया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ में आया कि दोनों का सेंटर सामने सामने, सेंटर को मिलाए एक लाइन, और दोनों सामने सामने मिला तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। और दोनों एक ही डायरेक्शन में और सामने सामने टक्कर मार रहा है तो इसको लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। ऐसे सबका हम डेफिनेशन लिखवा देंगे। पहले ये समझ में आया हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या हुआ? अरे हेड ऑन का मतलब पीछे से आकर करके एकदम सामने सामने टक्कर मारा है। जल्दी लिखो, इसके बारे में हम समझा देते हैं, लिखवा देते हैं। ए बॉडी है और इधर क्या है हमारे पास में? बी बॉडी है। हाँ तो ऑब्लिक में आ जाएगा ना, अलग अलग साइड से हो जाएगा।
कर देंगे। आ? नहीं समझा, क्या बोला चाहे? ऐसा कुछ भी नहीं है, साइज कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ देखो, दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो कहलाता है, मैं समझा देता हूं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो कहलाता है जिसके जहां पे टक्कर मारा है वो पॉइंट और उसके सेंटर से पास करने वाला लाइन सब एक ही जगह पे, द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जहां पे इम्पैक्ट हुआ है। नहीं समझ में आया क्या? लाइन ऑफ मोशन वो होता है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन किधर है। नहीं समझ? अभी तो दोनों का सेम तरफ है इसलिए दोनों सेम लाइन पे आ गए हैं। चलो लिखवाएंगे, अभी समझाएंगे और अच्छे से। देखो इन दिस द कोलिजन, इन द, ऐसे लिखो, इट इज द कोलिजन, ऐसे लिखो, छोड़ो इन दिस छोड़ो, इट इज द कोलिजन, इट इज द कोलिजन इन विच, it is the collision in which the velocity of a colliding bodies, the velocity of the colliding bodies are confined, velocity of the colliding bodies are confined to same straight line, confined, confined, confined to same straight line before and after collision, same straight line before and after collision, same straight line before and after collision। बात समझ में आया तुम लोग को? मतलब कि टकराने के बाद और टकराने से पहले सेम लाइन पे क्या होंगे कि उसका सारे इफेक्ट होंगे। तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन। जैसे सामने सामने तूने सर को टक्कर मार दिया, कैसा कोलिजन होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरा मोशन भी वो रुका हुआ है, ऐसा नहीं दूसरा बॉडी रुका भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि दोनों बॉडी चल ही रहा होगा। एक बॉडी रुका हुआ है, जैसे सपोज करो रोड पे तुम बैठे जा करके बीच रोड पे खड़े हो गया, तो तुम तो रुका हुआ है, तुम कहोगे हमारा तो कोई गलती नहीं है, हम तो रुके हुए थे, और उधर से आया ट्रक वाला उड़ाते हुए लेके चला गया। समझ में आया कि नहीं? तो रात को, दिन में तो चलो बचा भी देगा, ट्रक वाला का जानता ना नियम है, दिन में वो तुमको छोड़ भी सकता है, अगर है तो हरन उरन मार करके पोपा कर करके तुमको किसी तरह से भगा। रात को अगर तूने रोड पे खड़ा हो गया और सामने से ट्रक आ रहा है, भूल जाना कि तुम बचने वाले हो, अगर नहीं हटे तो उड़ा देगा वो। क्या कि उसको रात का क्या बोलते हैं, नाइट किंग बोला जाता है ट्रक ड्राइवर को। सच्चाई बता रहा हूं, नाइट किंग मतलब आप आए रात को, तो रात को ट्रक वाले का नियम होता है, देखते हैं हम, वो तो कार वाले का नहीं मानते कोई बात, निकलना है तो साइड होके निकल, नहीं तो देख ले अपना। हाँ सच्चाई बता रहा हूँ, मोटरसाइकिल वाले को तो उस खोजते चलते हैं, आज सामने आ तू पहले को, ऐसा बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सबका मनसा तो मारिए दे, लेकिन उनका यही है कि उनको रात को ही चलाना होता है गाड़ी, दिन भर गाड़ी बैठा रहता है। अब रात को भी तुमको बचा बचा के चलाने लगे तो पता चला कि 1 साल में उसका सामान एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से दूसरे जगह। सच्चाई है कि नहीं? इसलिए, लेकिन फिर भी नहीं मारते, ऐसा नहीं है। चल लिखो अगला, ऑब्लिक कोलिजन। देखो ऑब्लिक कोलिजन सेकेंड, समझ में आ रहा है? पूरा थ्योरी पार्ट है बच्चा, लास्ट में चल कर करके इसमें अब क्या आएगा ना कि क्वेश्चन आएगा, अभी पूरा थ्योरी चलेगा। देखो ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन के अंदर में क्या होता है समझना, ऑब्लिक कोलिजन के अंदर में क्या होगा समझना। इधर देख ही नहीं रहे हो तुम लोग तो हम क्या कहें। ऑब्लिक कोलिजन, जैसे सपोज करो एक बॉडी जो है ना इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक बॉडी जो है नहीं आया समझ में, इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा बॉडी कहीं इधर से आया, चलिए आया क्या मतलब कि आ गया है, ऐसा मान के चलते हैं, तभी ना कोलिजन तो हम लोग को कराना ही है। तो दूसरा बॉडी आ कर कर करके यहां से टक्कर मार दिया। दूसरा बॉडी कैसे आ रहा है? इधर की तरफ से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब दोनों बॉडी टकराया तो उसके सेंटर और जहां पे इंपैक्ट हुआ है उससे एक लाइन खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा? खींचा जाएगा।
इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ, क्या है कि जहां पे टक्कर वाला इम्पैक्ट हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक इस बॉडी के लिए मान लो ये ए है, तो ये लाइन ऑफ मोशन होगा, लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसी तरह से इसका लाइन ऑफ मोशन तो ये वाला डायरेक्शन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ मोशन ऑफ, बोलो किसका लिखेंगे, बी बॉडी लिखेंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया क्या? लिख डालो फटाफट। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक जगह पे हो जाए तो कैसा बॉडी होगा, कैसा कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन। और दोनों डिफरेंट जगह हो तो ऑब्लिक कोलिजन। ध्यान में रखना ये बात को, इसीलिए ये बनाया मैंने। बनाओ, फोटो बनाओ, समझाते हैं फिर से। देखो बात सबसे, हम बार बार तुम लोग को समझाते हैं, बात क्या है, एक तो समझदार है, समझ जाता है। प्रियंका जो है अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा समझदार है, चाहे इधर ये क्या नाम है, ये भी तो समझ जाते चीज़ों को क्या होने वाला है आगे के। लेकिन बात है कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ना अपने को। बात समझ में आया ना? अगर छोड़ दिए ना तो बाद में आपको कौन हंसेगा पता है ना, खुद के नज़र में गिर जाइएगा। और दूसरी बात है कि कोई कुछ कहे कि हमारे तुमसे नहीं होगा, ये होगा, हंसते हैं लोग, हंसते होंगे। कुछ बड़े कोचिंग में पढ़ते होंगे ना, वो तुमको बार बार ये प्रताड़ना देते होंगे, तो मेरा वाला ये कराया, मेरा वाला, तुम अपना भेज दोगे कि मेरा ये कराया, बोले अभी तुमको कैसे ऐसे पढ़ा रहा है, ये सब अभी तो हो नहीं सकता है, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। लाख कहने के बावजूद भी लास्ट में एक ही चीज़ देखा जाएगा, उनका रिजल्ट आया या आपका आया। अगर आपका आया तो लेपा पोता उनके साथ हो जाएंगे कि वो यहीं पे बैठ करके पढ़ करके ला दिया, और तुम वहाँ भेजो, इतने पैसे खर्चा किए फिर भी तुमसे नहीं आया। समझ में ना? तो आपको वो मोटिवेशन बनना है कि हम यहीं से करके दिखा देंगे लोगों को। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, इसके बारे में लिखवा देते हैं। इट इज द कोलिजन इन विच, it is the collision in which, it is the collision in which the velocities of the colliding bodies, it is the collision in which the velocities of the colliding bodies, the velocities of the colliding bodies are not confined, are not confined to same straight line, are not confined to same straight line, are not confined to same straight line before and after collision, before and after collision, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। उठा ले ना, सही से उठा ले। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मतलब समझ में आया क्या, कि कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले भी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इधर देखो, कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले, इधर देखो ना, कोलिजन के बाद भी कोलिजन के पहले भी सेम लाइन में, लाइन उसका वेलोसिटी नहीं होगा। एक का वेलोसिटी इधर है, एक का वेलोसिटी इधर है, टकराने के बाद भी तुमको लग रहा है कि सामने सामने हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑब्लिक कोलिजन मे बी 2 डायमेंशन, जो आपका क्वेश्चन था वही, और 3 डायमेंशन। ऑब्लिक कोलिजन मे बी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेगा, व्हेन अ पार्टिकल हिट्स इलास्टिकली, व्हेन पार्टिकल हिट्स इलास्टिकली, अभी हम लोग बताएंगे इलास्टिकली का मतलब क्या होता है आगे चल करके।
when particle hits elastically, elastically, elastically and obliquely, obliquely, obliquely another stationary particles, another stationary particles, another stationary particles of the same mass, of the same mass, of the same mass, then they move perpendicular to each other, then they move perpendicular to each other, perpendicular to each other after collision, perpendicular to each other after collision, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। मतलब समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया समझ? आफ्टर कोलिजन मतलब ये हुआ कि इलास्टिकली का मतलब जानते हो ना, मैं बताऊंगा कुछ दिनों में कि E इज इक्वल टू 1 जब हो जाएगा तो इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। मतलब इलास्टिक कोलिजन के अंदर में क्या होगा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, समझना पहले ये सब पॉइंट जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, खाली बोल देगा इलास्टिकली है, दोनों का मास सेम है। अब तुमसे पूछेगा कि कैसे मूव करेगा, क्या होगा। अब ये रेस्ट में है बच्चा, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। एक बॉल को रेस्ट में छोड़ दो, अच्छा तुमने देखा होगा ना वो बॉल ऐसे मारने वाला एक बॉल आता, डंडा से मारते, उसको कौन सा गेम कहते हैं? टेबल पर, जो टेबल पे ही होता है, लेकिन वो टेबल टेनिस ही होता है क्या? नहीं, टेबल पे ऐसे जो डंडा से नहीं मारते हैं, तो उसमें देखता है कोई कोई एंगल मिलाता है पिछले वाले से मारने के लिए आगे वाले को। समझ में? सबका मास सेम रहता है उसके अंदर में। अब वो उसको जैसे भेजना है ना, मान लो परपेंडिकुलरली भेजना है, तो उसको फिजिक्स आता है, मतलब उसको नहीं आता जो खेलता है, उसमें भी कोच होते होंगे कि नहीं कोच? वो बताएंगे कि बेटा अगर तुमने ना सेम मास के दोनों है, एक रुका हुआ है और दूसरे को हमने टक्कर मारना है, जैसा ही इसको टक्कर मारोगे सेम मास के ऑब्जेक्ट को, तो दोनों जो होंगे अभी कोलिजन नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है? बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। इलास्टिसिटी मतलब 1 है, मतलब कि 100% रिफॉर्म होने वाला है ये बॉडी। रिफॉर्म मतलब कि टकराने के बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है इसके साथ में। तो आप एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा? एक तो रेस्ट में था और दूसरा किस में था? बोलो कि दोनों, एक तो रेस्ट में था और एक क्या था? मोशन में था, और आके कोलिजन हुआ। लेकिन कोलिजन होने के बाद में एक अगर मान लो इधर चला गया, मान लेते हैं, तो दूसरा किधर जाएगा पता है तुमको? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? परपेंडिकुलर होगा दोनों के बीच के भी। नहीं आया समझ में? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? बना लो। बिफोर कोलिजन, एट कोलिजन टाइम, कोलिजन, और ये क्या कब का है? आफ्टर। ये पॉइंट समझ में आया? चलो E इज इक्वल टू 1 अभी मत लिखो, अभी तक तुम लोग क्या लिखो? इलास्टिकली लिखवाए है ना, शायद यही तो लिखवाए है ना। तो इलास्टिकली लिखो, क्या कि अभी उस कंसेप्ट को आने दो, फिर उसके बाद में 2 दिन लगेंगे बस, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में 3 से 4 दिन में आपका DPP पूरा कंप्लीट, सीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ PYQ कंप्लीट हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन के अंदर। बात समझ में आए? जल्दी जल्दी कीजिए। अच्छा, थ्योरी पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया कोलिजन को? 2 तरह के, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट है अभी पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कोलिजन,
ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, on the basis of conservation of kinetic energy, on the basis of conservation of kinetic energy। देखो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे अब हम लोग कोलिजन को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किए। ऐसे तो तीन पार्ट में होते हैं, पार्ट एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन अभी हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे, दोनों में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की यूज होगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इस बात को किया जा सकता है। तो लिखेंगे देयर आर, मतलब क्या लिखवाया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हो गया ना। दे आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दे आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दे आर डिवाइड्स इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट लिखो इलास्टिक कोलिजन, ELASTIC, इलास्टिक कोलिजन। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन सब जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन ELASTIC, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा लिखना इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा लिखना इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा लिखना इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा क्या होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक अभी बता रहे थे ना, इलास्टिकली होगा, तो लिखो अब इलास्टिक कोलिजन। इस दोनों का डेफिनेशन कर करके फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर में लिखो इट इज द कोलिजन, इट इज द कोलिजन इन विच, इट इज द कोलिजन इन विच both momentum and kinetic energy are conserved, in which momentum and kinetic energy are conserved, momentum and kinetic energy are conserved। मतलब समझ में आया आपको कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना कहीं पे भी, तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा ना वही फाइनल मोमेंटम होगा। m1v1 बराबर m2v2 पढ़े हैं पहले से। अच्छा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा ना पार्टिकल के पास में, वही टकराने के बाद भी उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं आया समझ में? अरे इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर। लिख, ये पहले का था, ये अभी नहीं लिखना है। हाँ, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, सम एग्जाम्पल में लिखेंगे, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, आप जाइएगा ना साइंस पार्क में, साइंस पार्क देखे है ना, साइंस पार्क में ना एक देखिएगा कि बॉल जो है ना वो ऐसे लटकाए हुए हैं, इधर से छोड़िएगा उधर जाएगा, उसका कुछ मीनिंग है। बट यहाँ वाले में का पता नहीं, मतलब सब बच्चे उच्चे बहुत सारे गए तो खराब वराब कर दिए होंगे, लेकिन होगा क्या कि सारे बॉल का मास सेम होगा ना, तो एक बॉल को लीजिएगा और यहाँ से छोड़िएगा, अगर तो एक बॉल को जैसे ही लीजिएगा तो अगला बॉल रेस्ट में है, तो आप देखिएगा क्या कि ये बॉल जैसे ही गया तो ये रेस्ट में हो गया, और अगला वाला अगले को धक्का देते देते लास्ट वाला जो बॉल है ना वो जितने स्पीड से इसको छोड़े तो उतने स्पीड से वो आगे भाग जाएगा। ऐसा होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीजें ना कोलिजन से रिलेटेड है। इलास्टिक, उसको कौन सा बॉल बोलते बनता है? बिलियार्ड बॉल बोलते हैं, BILLIARD बॉल बोलते हैं। तो लिखिएगा, कोलिजन बिटवीन टू स्मूथ, कोलिजन बिटवीन टू स्मूथ, कोलिजन बिटवीन टू स्मूथ बिलियार्ड बॉल, BILLIARD,
कोलिजन बिटवीन टू स्मूथ बिलियार्ड बॉल, BILLIARD, ठीक है ना। और लिख लीजिए कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विथ न्यूक्लियस, जो अभी बताए थे ना आपको, बिना टचिंग वाला भी कोलिजन होता है। कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विथ न्यूक्लियस, कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विथ न्यूक्लियस, आज पूरा के पूरा थ्योरी चल गया अपने पास में, ठीक है ना। कोलिजन ऑफ द पार्टिकल क्या लिखवाया मैंने, विथ न्यूक्लियस। बात यहाँ तक समझ में है। नेक्स्ट लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन, इसको करते हैं उसके बाद छुट्टी कर देंगे। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन, पहला समझ में आया। इलास्टिक कोलिजन के अंदर में जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा ना बच्चा, देखो क्वेश्चन क्या है ना, माइंड में ध्यान में रखना कि इसका मतलब ये होता है, और ये तभी ध्यान में रहेगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाओ। कि जैसे तुम बैठते हो तो कुछ मत सोचो, बैठते समय बैठ के टाइम देख कर करके, तो अगर तूने दिमाग में क्या बैठा लिया कि हमको 1 घंटा बाद उठना है, मिनिमम 1 घंटा के तरह रखो, तो 1 घंटा तक कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बुला ले, कुछ भी बुला ले, चाहे 4 गाली ही क्यों ना दे दे, तुम 1 घंटे तक बैठो। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर, कि हाँ तुम्हारा बेस्ट है, तुम हट्टी बनो कि हम जैसे कुछ भी कर रहे थे ये करेंगे तभी छोड़ेंगे। जैसे तुमको मान लो कि कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उसको जब तक हमारा इतना टारगेट है, जब तक ये नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे, तभी चीजें कंप्लीट हो। आधा अधूरा छोड़ छोड़ के कहाँ कब तक भागोगे। और बैठने का कम से कम बनाओ, तुम्हारा ये शाम की क्लासेस जो है ना, सिटिंग अरेंजमेंट तुमका बढ़ाएगा, सीटिंग करने का बैठने का बढ़ाएगा। तुम सोचो ना, सुबह 9 बजे से थकने के बावजूद भी शाम को तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं। बहुत लोग नींद आएगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी, फिर भी तुम जागे हुए हो और यहाँ पे बैठ कर करके 1.5 घंटे मेरे बकवासे भी सुन रहे हो बीच बीच में, एक बात बोल रहे हैं, फिर भी तुम हो। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या चाहिए तुम्हारे लिए। तो छोटे छोटे अचीवमेंट ही बहुत अच्छे हैं ना। चलो तो इन इलास्टिक कंप्लीट करते हैं। लिखो इट इज द कोलिजन इन विच, इट इज द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट इज द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड, it is the collision in which momentum is conserved but not kinetic energy, but not kinetic energy. Some or all the forces, some SOME, some or all the forces involved during the collision, some or all the forces involved during the collision are non-conservative, are non-conservative। मतलब समझ में आया तुम लोगों को। जैसे एक बंदा ज्यादा फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा कम फोर्स लगा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे कुछ टाइम में दोनों के दोनों फोर्स कंजर्व होंगे, कभी ना भी हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगा नहीं, लेकिन मोमेंटम नहीं कंजर्व होगा तो काम ही नहीं चलेगा। इसीलिए लिखवाया है कि इन दिस कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। कोई भी कोलिजन हो बच्चा, मोमेंटम कंजर्व होना जरूरी होता है। इनइलास्टिक का अलग कहानी है, बताएंगे, लेकिन मोमेंटम लिखो इसके बारे में। कोलिजन बिटवीन द टू बाइक्स, कोलिजन बिटवीन द टू बाइक्स या कार्स एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? पहले ही समझ में आया। एक कार जो है बहुत स्पीड से आ रहा है, दूसरा कार कम स्पीड से आ रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या यहाँ पे स्पीड दोनों का सेम है क्या? नहीं है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने की चांसेस है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? तैयार। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। स्पीड से ऐसा नहीं है कि स्पीड से ही काइनेटिक एनर्जी खाली डिसाइड होगा, और भी चीज़ों से होगा, बट समझ में आ रहा है कि दो बाइक का अलग अलग कंडीशन होगा, अलग अलग चलाने का तरीका होगा, सब चीज़ें। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक, 5 मिनट बचा हुआ है तो कर ही लेते हैं।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली PERFECTLY, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें लिखना इट इज द कोलिजन इन विच, it is the collision in which, it is the collision in which the colliding bodies stick, it is the collision in which the colliding bodies stick, STICK, sticks together and moves as single body after collision, moves as single body after collision, मतलब समझ में आना। वो आटा वाला बॉल बताया था ना, आटा वाला बॉल को तुम फेंको, दोनों चिपक जाएगा, चिपक करके भी आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो पहले उनके पास में काइनेटिक एनर्जी कितना था, m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2, 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। लेकिन बाद में दोनों चिपक करके जा रहा है, इसका मतलब 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। वो आगे चल करके सारा पढ़ेंगे, पहले अभी समझा रहे हैं थ्योरी में कि अगर दोनों एक दूसरे से चिपक गया तो कौन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों एक दूसरे से नहीं चिपका, थोड़ा भी कोई खरोच भी नहीं आया दोनों के अंदर में, तो इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, दोनों आया, टकराया, अब एक ने खराब हो गया कहानी, एक का मतलब एक का आधा टूट गया, दूसरे वाले का थोड़ा बहुत टूट गया, तो ऐसे कोलिजन को कौन बोलेंगे, बोलो इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। बात समझ में यहाँ तक आया? थोड़ा सा और लिखो, परफेक्टली इलास्टिक, इन परफेक्टली पॉइंट बना करके, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसी के अंदर में लिखो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम रिमेन कंजर्व, ये तो पहले ही बताया मैंने आपको, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, समझ में आया ना, मोमेंटम हमेशा कंजर्व करना है भैया, बट लिखो बट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, मोमेंटम रिमेन कंजर्व बट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है किसी को भी? बात समझ में आया कि नहीं आया ना? मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक बॉडी, जैसे मैंने सोचो ना, आटा बोलते एक एग्जाम्पल लिया, मैं ले लेता हूं एक एग्जाम्पल, वुडन यहाँ पे हमने रख दिया एक ब्लॉक, और यहां से मैंने क्या किया, एक गन से इसको क्या किया, फायर किया, तो ये आया और इसके अंदर में चिपक गया। अब सोचो क्या होगा, अब सोचो बंदे के पास में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था, आया, दोनों साथ में चलने लगा था, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुआ ही हुआ, होगा ना? अरे हुआ कि नहीं? लेकिन सोचो क्या मोमेंटम अभी भी कंजर्व है? हाँ, मोमेंटम जब भी कोलिजन होता है कंजर्व होता है, तभी तो हम लोग पढ़े हैं सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व पढ़े, उसके बाद यहाँ पे आए। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल लिख ले, लिखो ए बुलेट इज फायर्ड इनटू, यही वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू अ वुडन, WOODEN, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू वुडन, WOODEN, वुडन मतलब लकड़ी का, वुडन ब्लॉक, एंड रिमेन्स embedded in it, and remains embedded, EMBEDDED, embedded in it, remains embedded in it। नहीं आया समझ में? आया कुछ? अब तुम्हारे अंदर में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो आपने पढ़ा दिया, लाइन ऑफ मोशन तो पूरे अच्छे से समझ में आ गया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पढ़ाया लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं बताया, अब कल करेंगे, रहने देते आज का इतने। क्या थ्योरी पार्ट में ना बोलना बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया आज की कुछ भी कहानी? समझ में आया? हमारे पास